Let's fight बयानबाजी। बयानबाजी में हम बात करेंगे उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। सबसे पहले बयान बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि अरावली के केवल 0.19% हिस्से पर माइनिंग की बात भ्रामक है और असल में भाजपा सरकार माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती है। गहलोत ने यह भी खुलासा किया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में संरक्षित क्षेत्र की सीमा बदलने की प्रक्रिया सिर्फ 48 घंटे में मंजूर की गई। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का के जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो उसको जो बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर। उसके कारण और लोगों को वहाँ कई तरह के संदेह पैदा हुए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? आपके रहते हुए नौबत क्यों आई? 24, 25, 26 जून को, इसी 24, 25, 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया। और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किया आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर 6 अगस्त को ही, 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह से। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अरावली को हम कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि अरावली प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर है और सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कांग्रेस नेता आराधना सिंह मिश्र ने कहा है कि भाजपा वंदे मातरम के मुद्दे का इस्तेमाल देश की विचारधारा को बांटने और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप पर चर्चा से बच रही है और अब इस मुद्दे को बंगाल चुनाव से जोड़कर राजनीति कर रही है। दूर रखने की सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है। 1937 में जब मोहम्मद अली जिन्ना पार्टी में थे तो उन्होंने और उनके बात मानते हुए वंदे मातरम पे को रोका गया, साथ उसकी कई पंक्तियों को हटाया गया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति किसने करी? तुष्टीकरण की राजनीति की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम के नाम की, मैंने स्पष्टता से आज सदन के अंदर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है। 98 में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और अटल जी प्रधानमंत्री थे। एक आदेश जारी किया सरकार ने कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम और सरस्वती वंदना अनिवार्य की जाए। विवाद जब इस पे बढ़ा और सारे टीचर्स ने, जो पढ़े लिखे शिक्षक थे, उन्होंने इसका विरोध किया, बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया। अटल जी उस वक्त जब लखनऊ दौरे पे आए, उनको जानकारी हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुला करके इस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया उन्हें, और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री ने इसको वापस लिया और जो रवीन्द्र शुक्ला उस वक्त के शिक्षा मंत्री थे उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी इस घटना पर, इस चर्चा को शुरू करने के पहले? दूसरी जिन्ना की बात की, जिन्ना की समाधि पर मजार पर कौन गया था सजदा करने के लिए?
तो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की है। क्या आज ये बीजेपी की मंशा है कि वंदे मातरम को, जो भारत देश की आत्मा है, आज से नहीं आजादी के आंदोलन से पहले से जिसने चेतना जगाई, कांग्रेस के मन से पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ, 1950 में इसको अंगीकृत किया गया राष्ट्रगान के रूप में। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनकी पहचान गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से जुड़ी रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है, इसलिए अब उनके पास सरकार के खिलाफ उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। आज वीडियो बैठक बुलाई गई है विधानसभा सत्र के पहले, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार तमाम मामलों को लेकर घेराबंदी की तैयारी कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा हो तो घेराबंदी करें, जबरदस्ती का घेराबंदी। कोई सपा के पास मुद्दा नहीं है। सत्र के पहले जो उनकी स्थितियां थी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, उसी में वो डूबे। जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। विकास की मुद्दा हम लोग लेकर आ रहे हैं। जनता जनार्दन की सेवा करना ही दायित्व है। सर, कल वंदे मातरम पर चर्चा होगी, 5 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा मानी जा रही है, क्या उसको ये आवश्यक है? सभी को भाग लेना चाहिए और इस चर्चा में सभी को जोड़ना चाहिए। पक्ष विपक्ष सभी को जुड़कर वंदे मातरम के लिए जो कुर्बानियां हुई, देश के लिए जो काम हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान, जिसके कारण देश सुरक्षित है, जिसके कारण आज सदन चल रहा है, हम लोग हैं, इसलिए वो लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी और चर्चा भी करना चाहिए और चर्चा में भाग भी लेना चाहिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस राम का नाम सुनते ही परेशान हो जाती है। राजे ने कहा है कि राम हमारे संस्कार और हमारी जिंदगी है, जिन्होंने हम सबको आगे बढ़ाया है। इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने और जिनके नेतृत्व में मनरेगा के सुधार करते हुए इस योजना को इन्होंने विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम दे करके उसको आगे बढ़ाने की बात करी। इस योजना के अंदर जहां 100 दिन हुआ करते थे, अब 125 दिन होंगे और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो श्रमिक हैं, उनको सबको बहुत फायदा मिलेगा। है कांग्रेस वाले इसको सुन के और राम का नाम सुनते ही वैसे ही परेशान हो जाते हैं। कांग्रेसी तो राम से परेशान होते हैं और मैं यही कहना चाहती हूं कि राम हमारी जिंदगानी है, यही है जिसने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी देवता के हमारे आराधना करते हुए हम लोग सब यहां तक पहुंचे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग को टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने दुखद और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पश्चिमी बंगाल सरकार सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकती। कुणाल घोष ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में उपयुक्त कूटनीतिक कदम उठाए। इसमें लगातार घटना जो दिखा जा रहा है, प्रोटेस्ट किया, वो हो नहीं सकता, ये हिंसा चल नहीं सकता, लेकिन ये हमारा स्टेट वो अलग कंट्री है, देश है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए, बात करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, अमित शाह जी को लेना चाहिए, ये भाजपा को लेना चाहिए। तो वो तो हम लोग कंडेम कर रहा है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, सबको वहां पर जो हो रहा है, वहां पर जिस तरह मौत हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हम लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जुरिस्डिक्शन में नहीं है। बंगाल के साथ भी तुलना किया जा रहा है बांग्लादेश की जो घटना है। वो तो आप 72 आवर्स के बाद अगर आपका क्वेश्चन करने का इरादा हुआ तो 3 दिन, पूरा 3 दिन हो गया है ये इशू उन्होंने उठाया था। आप आज आपका टाइम हुआ पूछने का। बांग्लादेश हाई कमीशन घेराव कर रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे थे। वो देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। वो वहां पर बांग्लादेश है, वो एक अलग कंट्री है। यहाँ पर सब दल, सब धर्म, सब
हम लोग सेकुलर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सदियों से हिंदू मुसलमान सब धर्म एक साथ रहते हैं। हमारा हिस्ट्री, हमारा जियोग्राफी, हमारा कल्चर, हो सकता है कोई हिंदू धर्म पे कोई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीकरी ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस ने जिस प्रकार का भाषण दिया और उस्मान हादी के नाम पर हॉल का नाम रखा, यह स्पष्ट तौर पर उसके राजनीतिक मंसूबों को दर्शाता है। उन्होंने शेख हसीना का समर्थन करते हुए कहा है कि मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश में भारत विरोधी वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। Absolutely. I think that, Yunus is taking so much interest in the election, and this person who died, Usman Hadi, the kind of speech he gave and the naming a hall after him, he was just an election candidate. You're actually trying to mainstream a person who was just an election candidate, who was not even known to the people of Bangladesh before July, August last year. So this shows Dr. Mohammed Yunus's own political predilections. That in anti-Indianism, this person, Osman Hadi, was known for his anti-Indianism. He was known for making claims on Northeast India. So this means that Mohammed Yunus shares his views. And Mohammed Yunus has never at any one point said that these people are wrong, that we should not make such statements, that the good relations with India are important. No, never. He is just accepting their statements by keeping quiet. So obviously, I think Sheikh Hasina is fully right in saying that it is Mohammed Yunus who is perpetrating this anti-Indianism and who is trying to make anti-Indianism part of the Bengali psyche. And I think that he doesn't realize that this is not true. We have already rejected that. And we know that even in the political national opinion survey done by Pratham Alo, 70% want Awami League to participate. They're not going to vote for Awami League, all of them, but they want Awami League to participate in the elections. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले पर स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी मौत नहीं हुई है। एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सबसे बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसका लाइसेंस पूर्व की समाजवादी पार्टी के समय जारी किया गया था। सीएम योगी ने बताया कि यह पूरा मामला केवल अवैध डाइवर्जन से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोग लाइसेंस का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से कफ सिरप की बिक्री और वितरण कर रहे थे। कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्ट। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.